वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैद्युत अपघटन का नियम जो कि फैराडे द्वारा दिया गया था उसके दोनों नियमों के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत अपघटन के उत्पाद, अर्थात वैद्युत अपघटन के हमें क्या क्या उत्पाद हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्या क्या वैद्युत अपघटन जब होता है तो उसके फलस्वरूप क्या क्या बनता है, तो ये उत्पाद पढ़ने हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है जो कि फैराडे की परिभाषा है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि कल के वीडियो में मैंने इसको बताना भूल गया था, इसलिए मैं आज के वीडियो में पहले इसे शुरू करता हूं, तब इसके बाद हम लोग फैराडे के वैद्युत अपघटन के जो उत्पाद होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले फैराडे की परिभाषा देख लेते हैं। तो फैराडे जो है वो क्या होता है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न, एक मोल तो आपने पढ़ा होगा कि मोल मतलब जो होता है वह एवोगाद्रो संख्या होती है जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत की जो मात्रा होती है मतलब Q का मान होता है उसे एक फैराडे कहते हैं, जो हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पहले से ही जानते हैं। एक मोल में कणों की संख्या Na बराबर कितना होता है, तो एक मोल का तो एवोगाद्रो संख्या होता है 6.022 × 10⁻23। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश 1.66 × 10⁻⁻19 × 6.022 × 10⁻23। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारा लगभग आएगा 96,487 कूलम प्रति मोल, कूलम मोल -1, जिसको हम लोग एक फैराड कहते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में आप लोग को मैं जब पढ़ा रहा था मोल रहता तो उसमें हम लोग ने फैराड का मान भी हमने लिखा था, एक फैराड बराबर 96,500 लिखा था 96,500 कूलम मोल -1। तो वही होता है, यही होता है, क्या होता है एक फैराड, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा जितना भी विद्युत उत्पन्न होता है उसको हम लोग एक फैराड कहते हैं। तो एक छोटा सा डिफिनेशन है, याद रखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन में से आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको छोटे से में करा दिया। अब इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, मैं इसको करा रहा हूं। तो निम्नलिखित इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो एक अभिक्रिया हमारे पास कुछ दे रखी है, इसके लिए हम लोग को आवेश, कितने आवेश लगेंगे, मतलब कितना फैराड लगेगा, इसको हम लोग को बताना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहला क्या है, एक मोल Hg प्लस को Hg में, एक मोल Hg प्लस है, सॉरी Ag प्लस है, तो Ag प्लस को Ag में, तो Ag प्लस को अगर Ag में कन्वर्ट करना है, Ag सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो आपको तो पता होगा कि वहां पर आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के Ag सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। पढ़े हैं आप, तो Ag सॉलिड को Ag प्लस को Ag सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितना है, एक मोल Ag प्लस है, तो इसकी मात्रा कितनी है, 1 मोल है, तो इसकी मात्रा भी कितनी चाहिए, 1 मोल चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत की मात्रा कितनी होती है, 1 फैराड। तो इसमें आवेश के लिए कितनी मात्रा चाहिए, तो 1 फैराड चाहिए। कितना चाहिए, 1 फैराड, या हम लोग ये भी नहीं लिखना चाहें तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, कितना चाहिए, तो 96,487 कूलम चाहिए। ठीक है, अगर इतना नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट 1 फैराड लिख लीजिएगा। उसी तरह से दूसरा देखिए, 1 मोल Al ट्रिपल प्लस को Al में चेंज करने के लिए, अब हमारे पास क्या है, मिटा दे, चलिए अभी रहने देते हैं, Al ट्रिपल प्लस को Al सॉलिड में चेंज करना है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ ट्रिपल प्लस है, तो ट्रिपल प्लस को सॉलिड में चेंज करना है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लिया, तो ये कितना है, 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो यहाँ पे कितना भी होगा, यहाँ पे भी 1 मोल होगा, परंतु ये 1 मोल जब 3 इलेक्ट्रॉन से गुणा होगा तो कितना मोल हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 फैराड हो जाएगी। कैसे 3 फैराड, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए।
इसलिए हम लोग का यहाँ पे कितना देगा 3 फैराड। इसी टाइप से इसका Cu डबल प्लस का Cu में कर सकते हैं। एक और है, ये मैं करा रहा हूँ चौथा नंबर मिटा देता हूँ उसको, जो लिखा था मैंने, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इसको मिटा देता। ये लिखना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए था, ठीक है। एक और क्या है आपका, 1 मोल MnO4 माइनस को किस में चेंज करना है आपको, Mn डबल प्लस में, Mn किस में, डबल प्लस में। अब यहाँ देखिए Mn कितना है यहाँ पर, तो Mn पे यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए Mn O का मात्रा कितना होता है, तो O पर हम जानते हैं कितना चार्ज होता है, तो -2 का चार्ज होता है। तो -2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 चौका कितना हो जाएगा, -8। कितना चार्ज हुआ इस पर, -8 हुआ। जब इस पर -8 चार्ज हुआ तो इस पर कितना चार्ज होगा, +8 होना चाहिए, परंतु +8 और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस है। इस 1 माइनस होने के कारण 1 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस घट जाएगा, जिसके कारण इस पे कितना चार्ज रहेगा, 7 चार्ज रहेगा। याद रखिए कैसे हुआ, फिर से देख लीजिए। O पर कितना चार्ज होता है, तो -2 होता है, मतलब 2 को माइनस होता है। अब O कितने बार है, 4 बार है, तो यहाँ पे कितना होगा, -8 होगा, -8। तो इस पर कितना चार्ज होना चाहिए, +8, या -8 है और एक माइनस यहाँ है, तो -8 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -7 बचेगा। और जब -7 बचेगा तो यहाँ पे कितना चाहिए आपको, +7। जब दोनों बराबर होंगे तभी ना दोनों इक्वल होगा। कि याद रखिएगा, किसी भी यौगिक में प्लस और माइनस की जो संख्या होती है, अगर यौगिक उदासीन है तो उसमें प्लस और माइनस की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ -8 हो रहा है और एक माइनस यहाँ है, जिसके कारण माइनस का क्या हो गया, 7। अब -7 हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, +7। अर्थात MnO4 माइनस में क्या है, MnO4 माइनस में यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज है, 7+ चार्ज है। अब 7+ चार्ज को किस में वो चेंज कर रहा है, डबल प्लस में चेंज करना है, अब डबल प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 7 को प्लस है, कितना बनाना है, 2 प्लस। कैसे बना सकते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर हम दे देते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 7 में से 5 गया, 2 बचा, 2 प्लस बन जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितना है, 1 मोल है, और ये कितना होगा, ये भी 1 मोल होगा। तो 1 मोल और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 5 मोल। तब इसका कितना हो जाएगा, 5F हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5F। इसी तरह से आप सबका ज्ञात कर सकते हैं, 2 को छोड़ दिए आपके लिए, आप 2 को का ज्ञात कीजिएगा, Cu वाले का, Mg का यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अर्थात किसी भी यौगिक को अगर किसी भी मतलब वैद्युत अपघटन में से अगर धातु को बाहर निकालना है तो जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वह इलेक्ट्रॉन पर जो मोल का आवे, जितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उतने मोल इलेक्ट्रॉन को 1 फैराड कहा जाता है। अगर 1 मोल की आवश्यकता होगी 1 मोल इलेक्ट्रॉन की तो 1 फैराड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 1 मोल का है तो 1 फैराड, यहाँ 3 मोल चाहिए तो 3 फैराड, यहाँ 2 चाहिए तो 2 फैराड हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमने क्या किया, 5 फैराड। यहाँ Mg डबल प्लस है, Mg 0 बनाना है तो डबल प्लस में डबल माइनस करना होगा, मतलब यहाँ पे 2 फैराड हो जाएगा लास्ट वाले में। कर लेंगे आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको ध्यान से देखेंगे। तो ये हमारा जो था, जो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, ये बस इसी तरह जानकारी के लिए था। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। क्या है, वैद्युत अपघटन के उत्पाद। वैद्युत अपघटन के क्या उत्पाद होते हैं इसको हम लोग को देखना है। तो वैद्युत अपघटन आपने अभी पिछले कक्षा में पढ़ा था कि वैद्युत अपघटन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो धातु होता है वो ठोस के रूप में कैथोड पर चला जाता है, उसे हम लोग वैद्युत अपघटन के उत्पाद कहते हैं। अर्थात वैद्युत अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप एनोड और कैथोड पर बनने वाले उत्पाद को वैद्युत अपघटन उत्पाद कहते हैं। मतलब जो कैथोड और एनोड से बनेगा उस उत्पाद को हम वैद्युत अपघटन उत्पाद कहते हैं, ठीक है। वैद्युत अपघटन के उत्पाद इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता और मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करते हैं। मतलब वैद्युत अपघटन के जो भी उत्पाद होते हैं वो 2 चीज पर निर्भर करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता
इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता का मतलब इलेक्ट्रोड दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है अक्रिय इलेक्ट्रोड और एक हो सकता है सक्रिय इलेक्ट्रोड, मतलब क्रियाशील, सक्रिय या क्रियाशील इलेक्ट्रोड यहाँ दो प्रकार का हो सकता है। अक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे कि प्लेटिनम अक्रिय इलेक्ट्रोड है, या सोना, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड हो गया क्योंकि ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। और सक्रिय इलेक्ट्रोड में क्या हो सकता है, तो जिंक हो सकता है सक्रिय इलेक्ट्रोड में, कार्बन हो सकता है सक्रिय इलेक्ट्रोड में, कॉपर हो सकता है सक्रिय इलेक्ट्रोड में, एल्युमिनियम हो सकता है सक्रिय इलेक्ट्रोड में। तो अक्रिय इलेक्ट्रोड और सक्रिय इलेक्ट्रोड ये दोनों की जो क्रियाशीलता है उस पर निर्भर करता है। पहला तो इस पर निर्भर करता है, दूसरा किस पर निर्भर करता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव पर भी निर्भर करता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो याद कीजिए अभी आप लोग ने 4-5 वीडियो पहले एक सारणी पढ़ी थी मानक इलेक्ट्रोड विभव की, जिसमें मैंने आपको लंबी सारणी कराई थी, एक पेज में पूरा वो सारणी था, किताब में भी आपका दिया होगा। वो सारणी में हम लोगों ने सभी धातु के इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को प्राप्त किया था। उसमें सारणी में हम लोगों ने लिखा था, तो उस सारणी पर भी निर्भर करता है। उसमें हम लोगों को एक चीज याद होगी कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ऊपर वाला सारा प्लस में था और हाइड्रोजन से नीचे वाला सारा माइनस में था। याद आ रहा होगा आपको, ध्यान से उस किताब को आप देखिएगा, किताब में बड़ा सा लंबा पेज में सारणी है, ठीक है। तो उस पर भी निर्भर करता है, मतलब दो चीज पर निर्भर करता है, एक इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता पर और दूसरा इलेक्ट्रोड के विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है। अब ये दोनों पे कैसे निर्भर करता है, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। दो उदाहरण लेंगे, अब दोनों उदाहरण को बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। पहला उदाहरण हमारा द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन। NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नमक कहते हैं, नमक का जल अपघटन, नमक का अपघटन करना है, तो नमक का वैद्युत अगर अपघटन करते हैं तो नमक कैसा होता है, तो NaCl ऐसा ही होता है। तो इसका जब वैद्युत अपघटन किया जाएगा तो एक बनेगा Na+ और एक बनेगा Cl-, ठीक है। जो Na+ होगा वह कैथोड पे चला जाएगा और Cl जो माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, एनोड पर। अर्थात कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, क्या हो जाएगी, तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन माइनस, तो क्या बना, Na सॉलिड कैथोड पे चला गया। और एनोड पे क्या बनेगा, तो एनोड पे क्या होगा, Cl है, Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस 1/2 Cl2 गैस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन Na के पास आकर के Na को सॉलिड में बदल देता है। ये हमारा NaCl का जल अपघटन से बनता है, कैथोड और एनोड पर। मतलब NaCl का जब हम जल अपघटन करेंगे तो हमें दो चीज प्राप्त होगा, एक सोडियम धातु प्राप्त होगा, और वैद्युत अपघटन करेंगे NaCl का तो एक सोडियम धातु प्राप्त होगा और दूसरा क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। यही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला उत्पाद हम लोगों ने देख लिया कि किस पर निर्भर कर रहा है, तो इलेक्ट्रोड की क्रियाशीलता पर। कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, तो ये सोडियम का है, तो इसकी क्रियाशीलता पर निर्भर कर, और दूसरा इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करता है। अब इलेक्ट्रोड विभव पर कैसे निर्भर करता है, तो इससे तो हम पता नहीं कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, एक और उदाहरण है NaCl का जल अपघटन। ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। यहाँ क्या है, द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन, और यहाँ क्या है, NaCl का जल अपघटन। अर्थात यहाँ NaCl के साथ में क्या है, जल। NaCl के साथ में क्या है, जल। जब NaCl का जल अपघटन किया जाता है तो हमें 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनता है हमारा क्लोरीन गैस, और एक बनता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। 3 चीज बनता है, क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा हाइड्रोजन गैस। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है। पहले इसको संतुलित कर देते हैं, Na एक बार Na, एक बार Cl, एक बार Cl, दो बार, तो 2 बार यहाँ कर देते हैं, OH, ठीक है। ये 2 बार यहाँ कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 बार हो गया।
बराबर हो गया, ठीक है। तो ये बनता है। अब आप बोलेंगे कि यहां पर भी NaCl का वैद्युत अपघटन कर रहे थे तो हमें Na और Cl प्राप्त हुआ, परंतु यहां हमें NaOH और Cl2 और H2 क्यों प्राप्त हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ NaCl के साथ में क्या है, H2O है, जिसके कारण यहाँ पे कितने आयन होंगे? तो यहाँ पे 2 आयन होंगे, Na+ का होगा और एक होगा Cl- का, हो गया 2 को। फिर तीसरा H2O भी है, H2O जो है वह 2 भाग में टूट जाता है, एक होता है H+ और एक होता है OH-। याद रखिएगा पानी जो है उसमें 2 आयन होते हैं, एक होता है H2O में, एक होता है H और एक होता है OH। H2O में 2 OH होता है तो एक H अलग होता है और एक OH होता है। H वाला जो होता है वो H+ होता है और OH वाला जो होता है वो क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि NaCl का जब जल अपघटन कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 आयन है, एक है Na+, एक है H+, एक है Cl- और एक है OH-। अर्थात यहाँ 2+ चार्ज के हैं और 2- चार्ज के हैं। अर्थात यहाँ पर एनोड और कैथोड में कोई एक प्लस जाएगा, कैथोड पर कोई एक प्लस जाएगा और एनोड पर भी कोई एक माइनस जाएगा। दोनों तो जा नहीं सकते हैं, तो अब कैसे कौन जाएगा इसके लिए हम आगे यहाँ देखते हैं। तो पहले आप यहाँ तक अच्छी तरह से उतार लीजिए, यहाँ में हिंदी लिखना होगा आपको, क्या यहाँ में मत लिखिए, पहले यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर इसके आगे हम देखते हैं। तो हमने देखा अभी कि किस प्रकार से 4 यहाँ पर आयन बन रहे थे, एक 2+ का बन रहा था, 2- का बन रहा था। जो प्लस वाला था वो कैथोड पे अभिक्रिया करेगा और जो माइनस था वो एनोड पे अभिक्रिया कर रहा था। तो हम दोनों को अलग अलग लिख दिए, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया और एनोड पे होने वाली अभिक्रिया। कैथोड पर हमारा सोडियम हो गया और H+ हो गया, दोनों कैथोड वाला हो गया, और एनोड पे हमारा Cl- हो गया और OH- हो गया, Cl- और OH-। अब OH- हमने इसलिए नहीं लिखा कि OH- वो जल से ही बन रहा है, तो हम क्यों नहीं OH- की जगह जल क्यों नहीं लिख सकते, तो हमने जल यहाँ पर लिख दिया। अर्थात यहाँ पे हमने जो 4 अभिक्रिया थी उन चारों अभिक्रियाओं को यहाँ पे दर्शा दिया। अब हमको इनमें से देखना है कि कौन सी अभिक्रिया कैथोड पर हो रही है इन दोनों में से, और इन दोनों में से कौन सी अभिक्रिया एनोड पे हो रही है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखते हैं। यहाँ पर हमने बोला है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर करती है, तो आप अपनी सारणी को खोल लीजिए, जो सारणी आप लोगों ने पढ़ी थी वो सारणी आप लोग ध्यान से देखिए। उस सारणी में आपको सबका इलेक्ट्रोड विभव मिल जाएगा। जैसे सोडियम वाले का इलेक्ट्रोड विभव माइनस का 2.72 वोल्ट होता है, H+ वाले का इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है। इसी प्रकार से Cl वाले का प्लस का 1.36 वोल्ट होता है और H2O वाले का प्लस का 1.23 वोल्ट होता है। तो आप जल्दी से उस कॉपी को निकाल लीजिए और उसमें ध्यान से आप देखिए। तो आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कैथोड पे होगा। आपको पता है कैथोड पे क्या है, माइनस चार्ज है। कैथोड पे माइनस चार्ज है, हमने पहले ही पढ़ा है कि माइनस चार्ज वाला कैथोड होगा और प्लस चार्ज वाला एनोड होगा। किसके लिए, वैद्युत अपघटन के लिए। तो माइनस चार्ज है, इसका मतलब जो प्लस वाला होगा वह क्या होगा, कैथोड पे अभिक्रिया होगी। मतलब जिसके प्लस का मान ज्यादा होगा उसकी अभिक्रिया कैथोड पे अधिक होगी। तो यहाँ पर इन दोनों में कौन ज्यादा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। ध्यान से देखिए कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हमको कौन बड़ा दिखाई दे रहा है, ये वाला बड़ा दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 2.71 है और ये प्लस का 0 है, तो माइनस वाला तो हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। अर्थात यहाँ पे हिंदी लिखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव
मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम लोग ई नॉट सेल करते हैं, पढ़ा होगा आपने, अधिक होता है वह अभिक्रिया कहां होती है? कैथोड पर होगी, कैथोड पर होगी। इस हिसाब से कौन सी अभिक्रिया कैथोड पे होगी? तो ये वाली अभिक्रिया कैथोड पे होगी। कौन वाली अभिक्रिया होगी? H+ वाली। परंतु H+ जो है वो कहां से बना है? तो आप सभी को पता होगा H+ कहां से बना है। तो ये H+ और OH कहां से बना है? तो जल से बना है। तो इस अभिक्रिया को समग्र रूप से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं H2O, क्या लिख देंगे? H2O जो ये अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी? H2O किससे बनी है? समग्र अभिक्रिया H+ और OH- से बनी है। तो ये दोनों अभिक्रिया को एक साथ में मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? H2O लिक्विड हो जाएगा प्लस H+ यहाँ पे भी H+ यहाँ पे भी है, तो दोनों खत्म हो गया। क्या बचा? E- बराबर 1/2 H2 गैस, H2 गैस इस साइड बराबर के इस साइड, और इधर बराबर के इस साइड क्या है? OH-। ठीक है, OH- एक ही लिख सकते हैं। क्या हमने देखा कि हमने यहां देखा कि ये अभिक्रिया H+ और E- वाला क्या हो रहा है? इन दोनों में क्या हो रहा है कि कौन सी अभिक्रिया कैथोड पर होगी? तो इन दोनों में कौन सी अभिक्रिया कैथोड पर होगी? तो जो बड़ा होगा, जिसका वैद्युत मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा, वो होगी, अर्थात ये वाली होगी। परंतु ये वाला जो H+ है वो कहां से आया है? तो ये वाला आया है H2O से। H2O बराबर H+ प्लस OH-। तो इन दोनों अभिक्रिया को हम आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो LHS क्या है? LHS H2O और H+ है और E इलेक्ट्रॉन है। तो H+ इधर भी है और H+ इधर भी है, तो दोनों खत्म हो गया। तो क्या बचेगा? H2O प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर 1/2 H2 गैस और OH-। मतलब कौन सी अभिक्रिया कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया ये हो गई। क्लियर है? अब हमारा एनोड पर देखते हैं। एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? तो एनोड पर प्लस का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है? प्लस का चार्ज, अर्थात जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। क्या होगा? कम होगा, वो वाला इससे जाके जुड़ेगा। तो आपको इन दोनों में किसका कम दिखाई दे रहा है? किसका कम दिखाई दे रहा है? इसका कम दिखाई दे रहा है। तो एक हिसाब से, रूल के हिसाब से कौन होगा? एनोड पे होने वाली अभिक्रिया कौन सी होगी? ये होगी। इसको लिख देते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया मतलब एनोड वाले में जिस अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव की जगह हमने डायरेक्टली लिखा है E0 सेल का मान कम होगा, है ना, कम होगा, वह अभिक्रिया कहां होगी? एनोड पर होगी। एनोड पर होगी। ठीक है, क्लियर है? परंतु याद रखिए, परंतु ये अभिक्रिया और ये दोनों अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एक नया टॉपिक आ रहा है। अब ये नया टॉपिक क्या है? तो इसका नाम होता है परंतु अधिविभव। अब आप बोलिएगा अधिविभव क्या होता है? अधिविभव क्या होता है? जब कोई अभिक्रिया बहुत धीमी विभव से हो रही हो, मतलब जिसका विभवांतर कम हो, उस अभिक्रिया को तेज गति से कराने के लिए कुछ विभव अलग से दिया जाता है। उस विभव को क्या कहते हैं? अधिविभव कहते हैं। याद रखिएगा, अधिविभव मतलब कुछ विभव अलग से दिया जाता है। तो इन दोनों अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अधिविभव के कारण, मतलब ऑक्सीजन के द्वारा जो अधिविभव हो रहा है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, परंतु
अधिविभव के कारण, किसके कारण? अधिविभव के कारण Cl माइनस AQ वाली अभिक्रिया, कौन वाली? Cl माइनस AQ वाली अभिक्रिया किस पर होगी? एनोड पर होगी। कौन सी अभिक्रिया एनोड पर होगी? तो Cl माइनस वाली। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि इन दोनों में जिसका कम है वो होना चाहिए, तो इन दोनों में कम कौन है? ये है। इसको मान लिया हम लोगों ने, परंतु अधिविभव के कारण, अधिविभव क्या होता है? जब अलग से कुछ विभव दिया जाता है, तो जब इसका प्रैक्टिकल हम कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है? अधिविभव दिया जाता है, अलग से विभव दिया जाता है। वह विभव हमें कहां से प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। तो ऑक्सीजन के अधिविभव के कारण Cl2 वाली अभिक्रिया कौन से पे होगी? एनोड पे। मतलब एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये वाली अभिक्रिया हो रही है। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? कंफर्म हो गया। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ये वाली। क्यों? तो कोई पूछेगा क्यों ऐसा हुआ? ये वाला होना चाहिए, परंतु ऑक्सीजन के अधिविभव के कारण यह वाली अभिक्रिया नहीं हो पाती है। कौन सी अभिक्रिया एनोड पर होती है? तो Cl माइनस वाली अभिक्रिया एनोड पर होती है। इस अभिक्रिया को हम समग्र रूप से अगर लिखना चाहें तो देखिए बिल्कुल समग्र रूप से लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया को अगर समग्र रूप से लिखे कैसे लिखेगा कि इस अभिक्रिया को समग्र रूप से लिखने पर, समग्र रूप से लिखने पर देखिए लिखा जाए समग्र रूप से। तो पहले क्या अभिक्रिया हो रही थी? तो पहला अभिक्रिया था NaCl था NaCl, जिसमें क्या हो रहा था? Na+ बन रहा था और क्या बन रहा था? Cl-। फिर कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हुई? तो कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हुई? तो ये वाली तो नहीं हुई। कौन हुई? ये वाली। तो कौन सी हुई? H+AQ। ये AQ हो जाएगा, ये भी AQ मान लेते हैं इसको, ठीक है। H+AQ प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर 1/2 ना, ये नहीं हो रहा। फिर इसको बड़ा रूप में ये ना लिखे हैं, सॉरी। कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन बराबर 1/2 H2 गैस प्लस OH माइनस AQ। ठीक है, ये एनोड कैथोड पे हो गया। अब एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हुई? तो एनोड पे हमने देखा कि इन दोनों में कौन सा हो रहा है? तो ये वाला हो रहा है कि ये वाला? तो आपने अभी देखा कि पहले हो रहा था ये, परंतु अधिविभव के कारण कौन सा हो गया? Cl वाला हो गया। तो कौन हो गया? Cl-AQ बराबर 1/2 Cl2 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यही हो गया किस पर? एनोड पर हो गया। अब इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समग्र अभिक्रिया बनाने में क्या बनेगा? समग्र अभिक्रिया NaCl इधर, ठीक है। अभी ब्रैकेट इसके इधर क्या चल रहा है? NaCl इधर क्या है? H2O है। इधर कहीं H2O है? नहीं है, तो प्लस H2O लिक्विड, ये AQ है, ठीक है, ये लिक्विड, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, नहीं लिखेंगे। फिर क्या है? इधर Cl माइनस है, इधर Cl माइनस है, ये भी कट गया, मतलब नहीं लिखेंगे। क्या लिखे? तो NaCl NH2, यही दोनों लिख सकते हैं बराबर। चलिए इधर बताइए क्या क्या लिख सकते हैं। तो इधर हमको क्या है? NaAQ, Na+AQ, इधर तो नहीं था, तो Na+AQ, एक ही हो गया। फिर क्या है? इधर क्या था? Cl तो कट गया था। फिर क्या है? 1/2 H2 गैस था। फिर क्या था? थोड़ा सा उधर घुमा दे रहे हैं। फिर क्या था? प्लस H2 गैस के बाद क्या था? OH माइनस इधर था, इधर नहीं था, तो OH माइनस AQ। और एक और क्या है?
Cl2 इधर है नहीं है, तो 1/2 Cl2 गैस। इलेक्ट्रॉन इधर भी था, इधर कट गया दोनों का। ये हमारी समग्र अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया को अगर और अच्छी तरह से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, NaCl AQ प्लस H2O लिक्विड बराबर Na प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, NaOH AQ बन जाएगा। NaOH प्लस 1/2 H2 गैस प्लस 1/2 Cl2 गैस। इस प्रकार से इस NaCl का जल अपघटन से हमें ये 3 उत्पाद प्राप्त हुए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पहले बता दिया था। वही 3 उत्पाद हमें NaCl के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं ऊपर। ठीक है, यही तीनों उत्पाद हमें NaCl के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ये तीनों उत्पाद कैसे बने। ये तीनों उत्पाद मानक इलेक्ट्रोड विभव पर निर्भर होने के कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से आज जो हम लोगों ने पढ़ा, ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरह आप देख लीजिएगा वैद्युत अपघटन के उत्पाद को। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है आपके बुक में, वो शायद एग्जाम्पल कुछ अलग है, ठीक है, उसको अब नेक्स्ट वाले में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही समझिए। NaCl का जल अपघटन को बिल्कुल ध्यान से एक बार और वीडियो देखिएगा और देखने के बाद समझ लीजिएगा कि कहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, कहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए एक और डाउट क्लास अलग से चला दूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छी से समझ में आ गया होगा तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे।